चक्रण व इसका तृतीय घटक नाभिक का संभारिक प्रचक्रण, नाभिक का संभारिक प्रचक्रण एवं इसका तृतीय घटक, एवं इसका तृतीय घटक। इधर आई लिख देना ब्रैकेट के अंदर और इधर लिखना I3। ठीक है, आई लिख लेना, इधर लिख देना I3। ओके, अच्छा सुनो, अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो ये टॉपिक यूनिट नंबर 4 के अंदर भी आएगा, बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर। किसके अंदर है ये? यूनिट नंबर 4 के अंदर है, पार्टिकल फिजिक्स के अंदर। समझा? क्या समझना है कि नाभिक का संभारिक प्रचक्रण समझना है पहले। देखो, नाभिक का संभारिक प्रचक्रण किस तरीके से समझा जाता है, समझना। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक फॉर्मूला होता है 2I+1 बराबर बहुक। बताता हूं इसका मतलब क्या है। बहुक संख्या बोल सकते हो इसे आप, ये फॉर्मूला होता है ना। इस फॉर्मूले के आधार पर नाभिक का संभारिक प्रचक्रण दर्शाया जाता है। कैसे दर्शाया जाता है मैं आपको बताता हूं। देखो, जैसे आप बात करते हो कि जैसे कुछ कण होते हैं, एकक कण होते हैं, और कुछ होते हैं द्विक कण, और कुछ होते हैं त्रिक। यानी इनको बोलते हैं सिंगलेट, इनको बोलते हैं डबलेट, और इनको बोलते हैं ट्रिपलेट। इनका मतलब क्या है समझना। देखो, बात करूं मैं किसकी बात करूंगा यहाँ पे? नाभिक के अंदर न्यूक्लियन की है ना। तो न्यूक्लियन कौन सा कण होता है? सिंगलेट होता है, डबलेट होता है, ट्रिपलेट होता है? डबलेट होता है, क्योंकि उसमें क्या उपस्थित होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। अगर अपन बात करें पाई मेसोन की, तो पाई मेसोन कैसा पार्टिकल होता है? पाई मेसोन होता है ट्रिपलेट, क्योंकि एक पाई प्लस होता है, एक पाई माइनस होता है, एक क्या होता है? पाई नोट। ओके। अब डबलेट वाले के लिए तो यहाँ पे बहुक संख्या क्या होती है? 2 होती है। ट्रिपलेट वाले के लिए बहुक संख्या कितनी होती है? 3 होती है। और सिंगलेट वाले के लिए बहुक संख्या क्या होती है? 1 होती है। अभी यहाँ पर केवल नाभिक की बात चल रही है, तो नाभिक में तो केवल न्यूक्लियन होते हैं। और न्यूक्लियन की बात करें तो न्यूक्लियन के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी इनकी अवस्था कैसी होती है? डबलेट होती है। तो यानी बहुक संख्या का मान कितना होता है? 2 होता है। तो बहुक संख्या का मान यहाँ पे कितना होगा? 2। अभी तो यहाँ पे केवल नाभिक की बात चल रही है ना, तो केवल न्यूक्लियन की बात है और केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात है। जब पार्टिकल फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं, उन सभी पार्टिकल का आपको आई पता होना चाहिए। जितने भी पार्टिकल होते हैं ना, जितने भी, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन हो, चाहे पाई मेसॉन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, कुछ भी हो, जितने भी पार्टिकल हैं जिनके भी नाम आप लोगों ने सुने हुए हैं, उन सबकी बहुक सबका आई और I3 पता होना चाहिए। यानी इसको बोलते हैं आइसोस्पिन, और इसको बोलते हैं थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन, है ना। तो अभी कैसे याद करते हैं? यहाँ केवल नाभिक की बात की जाएगी, तो बहुक संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो 2I+1 बराबर कितना हो गया? 2। तो यहाँ से 2I बराबर कितना आ गया? 1। तो I बराबर कितना आ गया? 1/2। I बराबर कितना आ गया? 1/2। यानी नाभिक का जो संभारिक प्रचक्रण है, उसका मान कितना होता है? 1/2 होता है। ओके। अभी थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन क्या होती है? I3। अगर I का मान 1/2 है, I3 के 2 मान होते हैं। एक मान होता है +½ और एक मान होता है कौन सा? -½ +½ होता है किसका? प्रोटॉन का। -½ किसका होता है? न्यूट्रॉन का। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए I का मान कितना होता है? 1/2। थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन कितना होता है? प्रोटॉन का होता है +½ और न्यूट्रॉन का कितना होता है? -½ होता है। तो पार्टिकल फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा चर्चाएं होंगी, इसके पे पूरा का पूरा टॉपिक है, बहुत बड़ा है ना, ठीक है ना। वहां पे और भी फॉर्मूले बता रखे हैं जिनके माध्यम से I और I3 ज्ञात किए जा सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ आपने केवल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है 5-6 लाइन के अंदर, नाभिक का संभारिक प्रचक्रण और उसका तृतीय घटक। I का मान कितना होता है? 1/2, और I3 के मान क्या होते हैं? +½ और -½ होते हैं। ओके, चलो अब लिखो, इसके अंदर मैं लिखता हूँ। कण भौतिकी के अनुसार, लिखो, कण भौतिकी के अनुसार कणों में बहुक की अवधारणा होती है। कणों में बहुक, ऐसे लिखना, बहुक की अवधारणा होती है। कण भौतिकी में बहुक को समझाने के लिए, कण भौतिकी में बहुक को समझाने के लिए
एक क्वांटम संख्या को प्रदर्शित किया जाता है, एक क्वांटम संख्या को प्रदर्शित किया जाता है जिसे समभारिक प्रचक्रण कहा जाता है। एक क्वांटम संख्या को प्रदर्शित किया जाता है जिसे समभारिक प्रचक्रण कहा जाता है, जिसे समभारिक प्रचक्रण कहा जाता है। इससे कैपिटल आई से व्यक्त करते हैं, कैपिटल आई से व्यक्त करते हैं। लाइन चेंज करके लिखो, पैराग्राफ चेंज करके। समभारिक प्रचक्रण को, समभारिक प्रचक्रण को निम्न बीजीय व्यंजक से ज्ञात किया जाता है। समभारिक प्रचक्रण को निम्न बीजीय व्यंजक से ज्ञात किया जाता है, निम्न बीजीय व्यंजक से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, समीकरण नंबर दे दो एक। समीकरण नंबर क्या दे दोगे? एक। 2i+1 बराबर बहुक संख्या। लिख लिया? इसके नीचे लिखो नाभिक में न्यूक्लियन उपस्थित होते हैं, नाभिक में न्यूक्लियन उपस्थित होते हैं, नाभिक में न्यूक्लियन उपस्थित होते हैं और न्यूक्लियन कण द्विक कण होते हैं, और न्यूक्लियन कण द्विक कण होते हैं, और न्यूक्लियन कण द्विक कण होते हैं। इसलिए द्विक कण के लिए बहुक संख्या 2 होगी, इसलिए द्विक कण के लिए बहुक संख्या 2 होगी, इसलिए द्विक कण के लिए बहुक संख्या 2 होगी, इसलिए द्विक कण के लिए बहुक संख्या 2 होगी। समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं? 2i+1 बराबर 2, फाइनली 2i बराबर 1, i बराबर कितना? 1/। हो गया? लिखो इसके नीचे। अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि न्यूक्लियन कण के लिए, अतः स्पष्ट है कि न्यूक्लियन कण के लिए समभारिक प्रचक्रण क्वांटम संख्या, समभारिक प्रचक्रण क्वांटम संख्या 1/2 होती है, 1/2 होती है। समभारिक प्रचक्रण क्वांटम संख्या 1/2 होती है। लाइन और पैराग्राफ चेंज करके लिखना। समभारिक प्रचक्रण का मान, समभारिक प्रचक्रण का मान एक विशेष दिशा में भी, समभारिक प्रचक्रण का मान एक विशेष दिशा में भी परिभाषित किया जाता है, समभारिक प्रचक्रण का मान एक विशेष दिशा में भी परिभाषित किया जाता है, जिसे समभारिक प्रचक्रण का तृतीय घटक कहते हैं, जिसे समभारिक प्रचक्रण का तृतीय घटक कहते हैं। इसे I3 से व्यक्त किया जाता है, इसे I3 से व्यक्त किया जाता है, इसे I3 से व्यक्त किया जाता है, इसे I3 से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो प्रोटॉन के लिए इसका मान होता है, इसे लिखना। प्रोटॉन के लिए I बराबर क्या लिखोगे आप? और न्यूट्रॉन के लिए, सॉरी I3 बराबर, बताया था ना मैंने, इसके लिए प्लस हाफ होता है और इसके लिए लिख लो ऐसे करके। ठीक है, और तो फिर ये जो है ना डिटेल में पढ़ा जाएगा अपने यूनिट नंबर 4 के अंदर। लास्ट लाइन वापस बोलनी है, लास्ट लाइन ये लिखवाई थी, इसे I3 से व्यक्त किया जाता है, इसे I3 से व्यक्त किया जाता है, लास्ट लाइन तो यही लिखवाई थी मैंने। ठीक है, चलो अब हेडिंग लगाओ अगली, पता हूँ नेक्स्ट हेडिंग लगाना बहुत सिंपल सी है, नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण, इसको इंपोर्टेंट कर लेना। नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण, नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण, इसे इंपोर्टेंट लगाना ना, ये आपके इस यूनिट के अंदर इंपोर्टेंट टॉपिक है।
पूछा भी जाता है, डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है। नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण, 2-3 लाइन लिखो पहले, फिर डायग्राम बनाकर ज्ञात करते हैं। लिखना इसके अंदर पहले नाभिकीय नाभिकीय भौतिकी के अनुसार नाभिकीय भौतिकी के अनुसार नाभिक में न्यूक्लियॉन कण उपस्थित होते हैं। नाभिक में न्यूक्लियॉन कण उपस्थित होते हैं। न्यूक्लियॉन कणों न्यूक्लियॉन कणों न्यूक्लियॉन कणों में न्यूट्रॉन उदासीन होता है। न्यूक्लियॉन कणों में न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जबकि प्रोटॉन धनावेशित होता है। जबकि प्रोटॉन धनावेशित होता है। प्रोटॉन के धनावेश के कारण प्रोटॉन के धनावेश के कारण नाभिक पर धनावेश आ जाता है। नाभिक पर धनावेश आ जाता है। चतुर्ध्रुव आघूर्ण चतुर्ध्रुव आघूर्ण चतुर्ध्रुव आघूर्ण चतुर्ध्रुव आघूर्ण का गणितीय विश्लेषण करने के लिए चतुर्ध्रुव आघूर्ण का गणितीय विश्लेषण करने के लिए विद्युत विभव की गणना की जाती है। विद्युत विभव की गणना की जाती है। विद्युत विभव की गणना की जाती है। ठीक है, आइएगा जी, देखिएगा, सुनना। हमें क्या करना है, चतुर्ध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, और चतुर्ध्रुव आघूर्ण ज्ञात करने के लिए पहले विभव ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे ज्ञात किया जाएगा विभव? ये डेरिवेशन फर्स्ट ईयर में भी था एएमटी के अंदर, और वहां वैद्युत चतुर्ध्रुव आघूर्ण था, यहाँ पे नाभिकीय चतुर्ध्रुव आघूर्ण ज्ञात करने वाले हैं। ये हमारे पास में जेड अक्ष है, ये वाले, ओके। ये रहा बिंदु ओ। अब इस जेड अक्ष पर कोई बिंदु पी स्थित है, ओके, और ये दूरी मान लेता हूं मैं यहां से, इसकी कितनी है, कैपिटल आर है। अब यहां मैंने एक अल्पांश कंसिडर किया है, और ये अल्पांश है डीवी आयतन का, और इसमें आवेश कितना है, डीक्यू, ओके। और ये मान लेते हैं कि ये जो अल्पांश है वो इस बिंदु ओ से कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी पर, तो बिंदु एम नाम देते हैं। और ये वाली दूरी मान लेते हैं इस बिंदु पी की, इससे कितनी है, स्मॉल ए मान लेते। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पी पर विभव ज्ञात करेंगे। ठीक है, इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पी पर विभव ज्ञात करने के बाद में अपन को क्या करना है, नाभिक का चतुर्ध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। पहले तो इस अल्पांश के कारण बिंदु पी पर विभव ज्ञात करेंगे, फिर इस पूरे भाग के कारण इस बिंदु पी पर विभव ज्ञात करेंगे, और विभव ज्ञात होने के बाद में क्या ज्ञात होगा, चतुर्ध्रुव आघूर्ण ज्ञात होगा। यही तो लिखवाया है लास्ट में कि चतुर्ध्रुव आघूर्ण को ज्ञात करने से पहले अपन को क्या ज्ञात करना पड़ेगा, यहाँ पर विभव ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले तो इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पी पर विभव ज्ञात करेंगे, ओके। हाँ जी, पहले इस डायग्राम के बारे में लिखवा देते हैं, फिर ज्ञात करते हैं। लिखना इसके अंदर, माना नाभिक में आवेश का वितरण माना नाभिक में आवेश का वितरण सतत रूप में है, सतत रूप में है। माना जेड अक्ष पर माना जेड अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है। माना जेड अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, जो कि मूल बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर है, जो कि मूल बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर है। इस नाभिक में एक अल्पांश लिया जाता है। इस नाभिक में एक अल्पांश लिया जाता है, जिसका आयतन dv है,
इसका आयतन dv है और इसमें dq आवेश स्थित है और इसमें dq आवेश है और इसमें dq आवेश है। इस आयतन अल्पांश से स्मॉल a दूरी पर बिंदु P स्थित है। इस आयतन अल्पांश से स्मॉल a दूरी पर बिंदु P स्थित है। यह आयतन अल्पांश मूल बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर तथा थीटा कोण पर स्थित है। यहाँ संपूर्ण निकाय के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। ठीक है, आओ देखो ना, लाइन लिखा दी। स्मॉल आर लिखा था क्या? चलो आइएगा, अब कैलकुलेशन थोड़ी सी। हाँ जी, इधर अब ध्यान दो ना, dq आवेश के कारण a दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव d पाई है। तो d पाई बराबर कितना हो जाएगा? जब विभव का फॉर्मूला क्या होता है, kq बटा r, क्या आएगा? q की जगह कितना आ जाएगा? dq। कितनी दूरी पर स्थित है? a दूरी। समीकरण नंबर देंगे 1। आओ देखो, आयतन आवेश घनत्व, सुनो, आयतन आवेश घनत्व रो बराबर होता है dq बटा dv। तो dq बराबर कितना हो जाएगा? रो dv। समीकरण नंबर देंगे 2। 2 से मान 1 में रखेंगे, समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर, तो 2 से मान 1 के अंदर रखेंगे तो रो बराबर सॉरी डी पाई बराबर कितना हो जाएगा? के रो डी बी बट्टा के हो जाएगा। समीकरण नंबर देंगे 3। सुनना, संपूर्ण निकाय के कारण बिंदु P पर विभव, संपूर्ण निकाय के कारण बिंदु P पर विभव तो कितना हो जाएगा? इसको इंटीग्रेट कर दो, पाई को, डी पाई को, डी पाई है ना। वो किससे मान रख देंगे? समीकरण 3 से मान रख देंगे। समीकरण 3 से मान रख लेंगे। जब 3 से मान रखेंगे तो फाई बराबर इंटीग्रेशन के रो डी बी बट्टा ए, ये बाहर कर दो। फाई बराबर आ जाएगा के फिर इंटीग्रेशन रो डीवी बट्टा ए। अब अपन को 1/a का मान ज्ञात करना है, पर उससे पहले एक काम कर दो, पहले ये डायग्राम बना लो और फिर ये कैलकुलेशन कर लो। पहले डायग्राम बना लो फिर कैलकुलेशन।
बाद में 1/a की वैल्यू ज्ञात करनी है ना, कैसे ज्ञात की जाएगी? देखो 1/a ज्ञात करने का एक तरीका है, क्या है? चेक करना, सुनो, ये अल्पांश है ना, ठीक है। और अगर अपन बात करें तो ये रहा बिंदु O, ये रहा बिंदु P, और ये रहा हमारा बिंदु M। ओके, तो ये वाली दूरी कितनी थी? R। ये वाली दूरी कितनी थी? मोलार। ये वाली दूरी कितनी थी? वेक्टर लगा सकते हो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, समझना ये वाला एंगल कितना था, चेक करना, और इधर लेता हूं। तो त्रिभुज ओ एम पी से, तो इसमें सदिश संयोजन लगाओ। तो सदिश संयोजन कैसे लिखते हैं? दो क्रमागत सदिश का योग तीसरे विपरीत क्रम वाले सदिश के बराबर करना होता है। क्रमागत कौन सा है? ओ एम और एम पी है ना। बराबर ओ एम कितना है? एम पी, ये स्मॉल ए वेक्टर बराबर ए का ए से डॉट करो, रुक जाओ, पकड़ लो पहले फिर उतारो। ये कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, इधर ये कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर। ए स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस का 2 आर आर कॉस थीटा, आर और आर के बीच का कौन है ना। अब एक काम करते हैं, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकाल, 1 प्लस आर स्क्वायर बट्टा इसके नीचे भाग लगेगा, कितना आएगा? 2r बट्टा cos थीटा। चलो ए ज्ञात करोगे तो ये कितना आएगा? आर 1 प्लस आर स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर माइनस 2 आर आर। एक काम करते हैं, इसका उल्टा कर लेते हैं, 1/a, ये 1/r 1 प्लस आर स्क्वायर बट्टा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 आर बट्टा आर कॉस थीटा इसकी पावर 1/, इसको ऊपर ले आओ, 1/a 1/r 1 प्लस आर स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर माइनस 2 आर बट्टा आर कॉस थीटा की पावर -1/। चलो एक बार पहले डायग्राम बना के कैलकुलेशन करो। पहले डायग्राम बनाना है, फिर कैलकुलेशन बतानी है।
यूज करेंगे द्विपद प्रमेय का। चेक करो, ये 1 है, इस पूरे को अपन x मान लेते हैं और n का मान कितना है -1/2। फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो मैं लिख देता हूँ, 1 + x की पावर n बराबर होता है 1 + nx n(n-1) टू एक्स स्क्वायर डॉट डॉट। इसका उपयोग करेंगे इसके अंदर। चेक करो, 1/a 1/r, सुनो अभी ना, रुको। तो ये आ गया 1, n का मान कितना है -1/2, x का मान ये रहा कितना है आर स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर -2r/r cos थीटा। फिर आएगा n(n-1) है ना, -1/2 -1/2 -1, फिर फैक्टोरियल 2, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी r² स्क्वायर -2r cos थीटा का। ओके, चलता जाएगा फिर प्लस डॉट डॉट। चेक करना क्या आगे, तो 1/a बराबर 1/r, तो 1 -1/2 अंदर भी गुणा करते चलो, r² बट्टा माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कट जाएगा। तो सुनो इसको सॉल्व करो, -3/2 और -1/2 -3/4, ये +3/8 हो गया, -3/2 -1/2 3/4, और ये फैक्टोरियल 2 2, तो 3/4/2 3/8 हो गया। तो इसका स्क्वायर करो कितना आएगा, फिर +4, फिर दुगना कर दो 4, वन अपॉन ए बराबर 1/2r। कितना आएगा ये 3/8, फिर 3/2, फिर 3/2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब वैसे लिखते हैं 1/a 1/r। देखो 1 इस स्टेप में से और इस स्टेप में से कॉमन आ रहा है कितना, r²/2r², अंदर से क्या आएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, इधर से ठीक है, फिर रुको रुको, इधर पहले ये लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें से कॉमन आ, बाकी सब डॉट 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 में चलने दो, बाकी सब ये वाली स्टेप डॉट डॉट डॉट। अच्छा, इसको दे दो समीकरण नंबर कौन सा, 5 के बाद में 6। बता लो इसे ना, करो इसे।
कर रहा है कि सर जब आप हमें बोर्ड पर से उतारने के लिए देते हो उस टाइम आप माइक म्यूट करके ऑफलाइन स्टूडेंट से बात करने लग जाते हो ना। अरे सर हमें भी सुना दो आप सबकी बातें। अरे मैं तुमसे कोई बात कर रहा हूँ क्या म्यूट करके? हाँ कर रहा हूँ जबरदस्ती भी नहीं कर रहा मैं बात। कौन सा समीकरण था वो? 5 से मान 4 में रखने का। 5 से मान 4 में और का मिटा देता हूँ। क्या था मान? पाई इक्वल टू के रखो मान तुमने। ठीक है अच्छा मान रखो ना। तो पाई इक्वल टू ऐसे आएगा ना। चलो मैं इसको यूज कर लेता हूँ ना। देखो इधर तो रो डी भी लिख दूँ। 1/a का मान ये हो गया। बाहर क्या था? लो ये आ गया मान। ये आना चाहिए ना कर लो। अब 3 अलग अलग स्टेप बना लो। बताते हैं कौन कौन सी। पाई बराबर के बट्टा आर इंटीग्रेशन रो डी भी। फिर आएगा के बट्टा आर स्क्वायर आर कॉस थीटा रो डी। फिर के बट्टा आर क्यूब इंटीग्रेशन आर स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 रो डी। फिर प्लस प्लस यहाँ तक उतार लो। चलो ठीक है आज इतना ही करेंगे ना। यहाँ तक उतार लेना।